तो जय हिंद साथियों। दोस्तों पुनः आज एनसीईआरटी की क्लास शुरू कर रहे हैं और एनसीईआरटी की क्लास में सबसे पहले हम 6 क्लास की ज्योग्राफी शुरुआत कर रहे हैं। पहले पूरा 6 to 12 ज्योग्राफी चलेगा और उसके बाद हिस्ट्री में आएंगे। ऐसे हिस्ट्री का वीडियो हम प्राचीन इतिहास से शुरू किए हुए हैं, तो वो भी वीडियो आप देखिए। वीडियो अब बैक टू बैक आएगा और आप लोग वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं, आज का चैप्टर है कि सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। नाम है इस चैप्टर का, क्या नाम है साथियों? सौर मंडल में पृथ्वी। अर्थात आप समझ रहे हैं कि सौर मंडल आखिर क्या है। सौर मंडल जो है सूर्य, और आप देख रहे हैं सूर्य है और उसके बाद 8 ग्रह मिलकर, बुध है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है, ये प्लेटो जो है ये अब बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है इसको। तो वो अब हो गया, यानी कि 8 ग्रह है, प्लेटो को बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो आप देख रहे हैं, तो सौर मंडल जो है, तो सौर मंडल में कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले सौर मंडल में आ जाएगा कौन कौन? सूर्य और 8 ग्रह, अन्य खगोलीय पिंड, ये सारे सौर मंडल के भाग हैं। तो आइए देखिए सौर मंडल पहले देखते हैं। सौर मंडल, तो सौर मंडल में क्या क्या आता है? सौर मंडल में आखिर क्या क्या आएगा? तो इसमें आएगा सूर्य, ठीक है, 8 ग्रह, 8 ग्रह के बाद फिर उपग्रह भी हैं ग्रह के, तो उपग्रह, ग्रह के बाद उपग्रह हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा उल्का पिंड, उल्का पिंड ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, सूर्य है। उसके बाद क्या है? और अन्य खगोलीय पिंड हो जाएगा, जो भी इसमें आएंगे। और अन्य खगोलीय पिंड, अन्य खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। क्या करता है साथियों? मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। सौर मंडल एक सेकंड, क्या करता है? सौर मंडल का निर्माण करता है। अब देखते हैं कि सौर मंडल का निर्माण तो हो गया, तो आखिर क्या है? सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह, अन्य खगोलीय पिंड मिलाकर क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करता है। सौर मंडल के जो है प्रधान कौन है? तो सूर्य है। सौर मंडल का प्रधान कौन है साथियों? तो सूर्य है। तो ऐसे लिखेंगे, सौर मंडल का प्रधान सूर्य है। ठीक है, सौर मंडल का प्रधान कौन है जी? सूर्य है। तो आप देख लीजिए कि सौर मंडल में पृथ्वी आप हम पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे जो इस चैप्टर में दिया हुआ है टॉपिक वाइज आप देखेंगे, तो यही सब चीज है। एक भी फैक्ट एनसीईआरटी का नहीं छोड़ेंगे, आप कोशिश करिए।
आगे आइए, अब देखते हैं कि सौर मंडल आप पढ़ लिए। उसके बाद है, जब रात में आप देखते हैं कि रात के समय में जब सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त होने के बाद आप क्या देखते हैं? सूर्यास्त होता है तो दिन के समय आपको तारे नहीं नजर आते हैं, लेकिन रात के समय जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगता है तो क्या होता है कि उसमें बहुत से तारे रात में दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, क्या करेंगे, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद रात में आकाश चमकदार चमकदार वस्तुओं से भर जाती है। वस्तुओं से भर जाती है। इसमें भरता है ना वस्तु से, तो उसमें कुछ जो होता है आप देखेंगे, उसमें कुछ जो होता है सो काफी काफी चमकीले होते हैं, तो कुछ धुंधला होता है। जो वस्तु चमकता है, भर जाती है, जो वास्तव में बड़े बड़े आकाशीय पिंड होते हैं, जो वास्तव में बड़े बड़े आकाशीय पिंड होता है। अब क्या है, बहुत बड़ा बड़ा आकाशीय पिंड होता है। अब देखिए इसमें, ये देखिए एक बता रहा है, ये देख रहे हैं कि जब रात होता है तो इस तरह के चमकदार चीज दिखाई देने लगता है। अब इसमें से देखिए कुछ बहुत धुंधला है, दिखाई तो पड़ रहा है, कुछ क्या होता है इसमें चमकदार होता है। तो आप यहां भी लिख सकते हैं, क्या लिखना है, लिखेंगे इसमें कुछ चमकदार होते हैं और कुछ धुंधले भी होते हैं। कुछ क्या होता है साथियों, कुछ धुंधला भी होता है। ये देखिए बैठ के बता रहा है, देखो कुछ चमकदार भी है और कुछ क्या है, धुंधला भी है। तो इसमें क्या होता है, कुछ चमकदार होते हैं और क्या होते हैं, कुछ धुंधला भी होता है। अब आइए आगे है, अब हम पढ़ेंगे कि इसी में कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात। तो देखिए इसको कहते हैं फुल मून, यानी कि हिंदी में कहेंगे पूर्ण पूर्ण चंद्रमा वाली रात। तो पूरा चंद्रमा वाला रात जो है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कहते हैं पूर्णिमा। उसको क्या कहते हैं साथियों, उसको पूर्णिमा बोला जाता है। गाना हम देखे होंगे, पूनम की चांद, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ये है फुल मून, यानी कि पूर्णिमा वाली चांद है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, ये पूरा डार्क हो गया। ठीक है, तो इसको नया चांद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको कहेंगे नया चांद। इसको क्या कहेंगे, नया चांद। नया चांद को और क्या कहा जाता है, तो नया चांद को और अमावस्या का दिन कहा जाता है।
या अमावस्या का चांद आप कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या का, अमावस्या का चांद, अमावस्या का चांद, ये समझ रहे हैं? तो फुल मून कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये फुल मून जो हो गया ये पूर्णिमा हो गया, और जैसे जैसे बढ़ के फिर नया आता है तो उसको क्या कहते हैं? नया चांद या अमावस्या का चांद कहते हैं। ठीक है। अब एक और बात है कि ये जैसे हम आगे देखते हैं कि दिन के समय जैसे आएगा कि दिन के समय में जब दिन होता है तो दिन के समय में आप देखेंगे कि आकाशीय पिंड दिखाई नहीं देते। आपसे पूछेगा कि दिन के समय में आकाशीय पिंड क्यों नहीं दिखाई देते हैं, एक क्वेश्चन है। मान लीजिए कि दिन के समय आकाशीय पिंड क्यों नहीं दिखाई देता है? ठीक है, क्वेश्चन वाचक चिन्ह है। आपको बताना है कि दिन के समय में आखिर क्यों नहीं दिखाई देता है। आप एक चीज समझिए कि आखिर दो लाइट है, ठीक है, और एक बहुत तेज लाइट आ रहा है तो एक धुंधला आ रहा है तो धुंधला नहीं दिखाई पड़ता है। तो दिन के समय में सूर्य का जो प्रकाश जो है ना काफी तेज होता है। तो ऐसे लिखेंगे इसका आंसर कि दिन में सूर्य का प्रकाश काफी तेज होता है तथा अन्य आकाशीय पिंड का प्रकाश इसके सामने जो होता है सो कम पड़ जाता है। इसके सामने क्या होता है? सामने कमजोर पड़ जाता है, फलतः दिन में नहीं दिखाई देता है। क्या होता है? दिन में नहीं दिखाई देता है। दिन में नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे ये एक क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए आप। कहता है कि दिन के समय में आकाशीय पिंड जो है सो क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? तो प्रकाश तेज होता है। ठीक है, अब देखते हैं जब इसको आप देख लिए कि खगोलीय पिंड, अब देखेंगे हम आगे कि खगोलीय पिंड क्या है। तो आप ये देख रहे हैं, यह भी एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, यह चमकता हुआ, आप इसको कह सकते हैं कुछ धुंधला होता है, कुछ कम में, इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। तो क्या होता है जी, सबसे पहला है कि खगोलीय पिंड क्या है। आप कहेंगे खगोलीय पिंड क्या है, तो ये पढ़ना है पहले। खगोलीय पिंड क्या है? अब जो आप देख रहे हैं ये, तो इसमें जितना भी पिंड आपको दिखाई पड़ रहा है ये सभी खगोलीय पिंड है। कहेंगे सूर्य, तारे, ग्रह, यानी कि तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, जितने भी हैं
सभी क्या होता है, रात में आसमान में क्या करते हैं, चमकते हैं, जो क्या कहलाता है, खगोलीय पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है, खगोलीय पिंड कहलाता है। तो आइए देखते हैं क्या है। कहता है खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड क्या है, तो इसमें देखिए कहेंगे तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, उल्का पिंड इत्यादि जो जो रात्रि में आसमान में चमकते हैं, चमकते हैं, खगोलीय पिंड कहलाता है। खगोलीय पिंड कहलाता है। तो जितना भी आप देखते हैं कि रात में आसमान में जो चमकता है, चाहे वह सूरज हो, चंद्रमा हो, आप जितना भी चीज को कह सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं जी, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है। अब खगोलीय पिंड में क्या क्या आएगा, तो तारा आएगा। ठीक है। तो अब देखेंगे कि खगोलीय पिंड में आएगा कौन। इतना करने के बाद इसको मिटाते हैं, या अगला पेज ले लेते हैं। अगला पेज ले लिए। अब कहेंगे खगोलीय पिंड में तारा आता है, तो सबसे पहले बार हम तारा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों, तारा के बारे में। तारा जो है, अब कहता है तारा, तारा क्या है, तारा जो है सो बहुत बड़ा जो है सो क्या है, गैस का एक गोला है। क्या है साथियों, तारा बहुत बड़ा गैस का गोला है, जो बहुत बड़ा होता है और गर्म होता है। ठीक है। तो कहेंगे ये बहुत बड़ा तथा गर्म होता है। तारा क्या होता है साथियों, आग का गोला है तो गर्म होगा। कहता है कि पृथ्वी पर अगर सूर्य का 2 ग्राम कण टूट कर गिर जाए तो 1000 किलोमीटर दूर तक का आदमी को झुलसा देगा। सोच लीजिए इतना गर्मी है उसमें। ठीक है। ये क्या होता है, बहुत बड़ा और गर्म होता है। उसके बाद इसमें और क्या होता है, ये गैस का बना होता है, गैस का बना होता है। अब देखिए गैस का बना है, सूर्य भी गैस का बना है। तो जब सूर्य गैस का बना हुआ है तो इसमें देखते हैं कौन सा क्रिया होता है, नाभिकीय संलयन क्रिया होता है। और प्रचुर मात्रा में क्या निकलता है, उससे ऊर्जा निकलता है, जो क्या होता है सौर मंडल में हम लोग जीवों को जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब क्या है, गर्म तो होता है, इसके पास उष्मा और प्रकाश होता है, उष्मा और प्रकाश होता है, उष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है। ये नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है।
क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अब देखिए यह ऊर्जा उत्पन्न करता है, यह गैस का बना होता है, बहुत बड़ा होता है, गर्म होता है। ठीक है, अब देखिए उसी में कहते हैं कि सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है, तो सूर्य में ये सारे गुण होगा। ठीक है, अब हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है? सूर्य है। इसे लिखेंगे पृथ्वी का, ये भी क्वेश्चन पूछता है। पृथ्वी का सबसे नजदीक नजदीक का तारा सूर्य है, जो कितना दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक, तो इतना चीज है, फिर से देख लीजिए। कहता है कि तारा का क्या गुण है? ये बहुत बड़ा होता है, गर्म होता है, ये गैस का बना होता है, इसके पास उष्मा और प्रकाश होता है, ये नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सूर्य भी एक तारा है, और पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि तारा के बारे में। तारा क्या है? कुछ तारा बहुत दूर होता है। ठीक है, यहां देख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि कुछ तारा बहुत दूर होता है। दूर होता है, दूर होता है नहीं लिखे, दूर है, जिसके कारण जिसके कारण उसका उष्मा और प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंच पाता है। अब देखिए, कुछ तारे जो होते हैं बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण वो हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लिए तारा के बारे में। अब जो है हमको पढ़ना है नक्षत्र मंडल के बारे में। आपके किताब में दिया हुआ है, तो अब आइए पढ़ेंगे नक्षत्र मंडल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल, तो नक्षत्र मंडल क्या है? नक्षत्र मंडल जो है सो विभिन्न तारों का एक समूह है, जो विभिन्न आकृतियों का निर्माण करता है। क्या करता है? विभिन्न तारों का एक समूह है, जो विभिन्न आकृतियों का क्या करता है साथियों? निर्माण करता है। ठीक है, कहेंगे यह विभिन्न तारों का समूह है, जो कई आकृतियों का निर्माण करता है। क्या करता है? कई आकृतियों का निर्माण करता है। ठीक है,
क्या करता है, कई आकृतियों का यह निर्माण करता है। अर्सा मेजर या बिग बियर का नाम सुने होंगे, किसका? अर्सा मेजर या बिग बियर। बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है। क्या है साथियों? अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। यह एक नक्षत्र मंडल है। कौन? अर्सा मेजर और बिग बियर। ठीक है। अब देखिए इसमें इसी का भाग जो है सो हम सप्तऋषि जो है इसी का भाग है। इसी में कहेंगे सप्तऋषि का नाम सुने होंगे। सप्तऋषि एक नक्षत्र मंडल है। मंडल है जो अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है। अब आइए देखते हैं आखिर ये देखिए, ये जो है यही है सप्तऋषि। ठीक है, देख रहे हैं? ये जो है सो 7 ऋषियों का यानी 7 तारों का एक समूह है जिसको सप्तऋषि कहा जाता है। और कहता है कि जब आप उत्तर की ओर मुंह करके और देखेंगे तो इस पैटर्न के सामने जो बनता है, ठीक है, ये देख रहे हैं, यहां से देखने के बाद जो पैटर्न बनता है तो ये जो है सो ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा की खासियत है क्या? एक हमेशा एक जगह स्थिर रहता है और ये हर हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहता है। एक जगह स्थिर रहता है और हर हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। जो देख रहे थे ये किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, अब उसके बाद आइए आगे इसी में देखते हैं। क्या देखते हैं? ध्रुव तारा के बारे में। तो ध्रुव तारा के बारे में इसे आप देख लिए कि ध्रुव तारा क्या है। अब आइए आगे इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देख लीजिए। ध्रुव तारा ये आपके किताब में दिया हुआ। ठीक है, 6 क्लास एनसीईआरटी में हम वो सारे चीज को लिखेंगे जो एक भी चीज छोड़ना नहीं है और जो महत्वपूर्ण चीज है। ध्रुव तारा क्या है? यह उत्तर दिशा की ओर एक स्थान पर स्थित रहता है। इसको कहेंगे यह हमेशा एक स्थान पर स्थित रहता है। कहां स्थित रहता है? एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। और कहां पर रहता है? यह उत्तर दिशा में रहता है। कहां रहता है साथियों? यह उत्तर दिशा में रहता है। आप इसके सहायता से किसी भी स्थान का अक्षांश ज्ञात कर सकते हैं ध्रुव तारा की सहायता से। इसके सहायता से पृथ्वी पर किसी स्थान का अक्षांश को ज्ञात कर सकते हैं। किसी स्थान पर अक्षांश को ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
किसी स्थान पर अक्षांश को इसमें ज्ञात कर सकते। कैसे अक्षांश रेखा आप लोग समझते हैं? नहीं तो अगला चैप्टर यही है, इसे थोड़ा समझ लीजिए इस वीडियो में। देखिए ये मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी की ये दो बराबर भागों में बांट दिए। ये बांट दिए तो ऐसे वाला जो रेखा होता है क्षैतिज रेखा, उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। ये दो बराबर भाग में बांट दिया, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। और ऊपर की ओर जाएगा वो रेखा क्या हो जाएगा? वो रेखा होगा उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इतना समझ लीजिए आप, ज्यादा चीज इसमें समझना नहीं है, आगे हम जब देखेंगे तब हम समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे इसी में कुछ जो है सो महत्वपूर्ण फैक्ट हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ना है। तो उसमें क्या पढ़ेंगे? देखिए आपके किताब में दिया हुआ है कुछ रोचक तथ्य। क्या दिया है? कुछ रोचक तथ्य दिया है। रोचक तथ्य में क्या दिया है? कह रहा है कि बृहस्पति, उसके बाद कौन है? शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। देखते हैं क्या है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या है? तो छल्ला बना हुआ है। छल्ला है। यह छल्ला जो है सो बना हुआ किस चीज का है? तो विभिन्न छोटे छोटे पदार्थों का बना हुआ है। विभिन्न असंख्य कहिए, असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड का बना है। आकाशीय पिंड का बना। अब देखिए कहता है कि ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड से बना हुआ है। ठीक है, तब आइए देख लेते हैं। ये सारे के सारे डिटेल इसके बारे में पढ़ना है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो है ये सब इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद इसके बीच में है और यहां भी बना हुआ है। इसमें शनि के भी चारों ओर छल्ला बना हुआ है। ठीक है, और यूरेनस के बीच इसके भी चारों ओर क्या है? छल्ला बना हुआ है। वो 3 ग्रह है जो आपको याद रखना है कि उसके चारों ओर क्या है? छल्ला बना हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद आइए अब पढ़ते हैं ग्रह के बारे में। तो ग्रह समझते हैं। पहले जो है तारा है, तारा के बाद ग्रह है। तो जो तारा का चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जो तारा का चक्कर लगाएगा उसको क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। तो आइए पढ़ते हैं ग्रह। ठीक है, ग्रह जो है इसके पास अपना उष्मा और प्रकाश भी क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। कहेंगे इसके पास अपना उष्मा और प्रकाश, उष्मा और प्रकाश नहीं होता, नहीं
होता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। उसके बाद है ये तारा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे क्या हो जाता है, ये तारा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे देखते हैं पृथ्वी पर हम लोग रहते थे, इसके पास ऊष्मा और प्रकाश है नहीं है, तो किससे लेता है, सूर्य से लेता है। कहेंगे ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और क्या होता है, यह तारा का चक्कर लगाता है। यह क्या करता है, तारा का चक्कर लगाता है। यह तारा का चक्कर या परिक्रमा लिखिए, परिक्रमा करता है। किसका करता है, यह तारा का चक्कर या परिक्रमा करता है। उसके बाद यह जो है सो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलता है। यह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलता है। चलता है ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलता है। तो देखिए क्या है इसकी तीन विशेषता। अब देखिए कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, इसको भी लिख लीजिए। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 था, लेकिन अब क्या है, 8 है। 8 कैसे है, तो प्लेटों को क्या किया गया है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे क्या है, 8 ग्रह है। इसमें जोड़ लीजिए एक और फैक्ट, पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। इतना चीज आपको याद रखना है। और पृथ्वी भी किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे, आगे इसमें देखते हैं कि ये क्या करता है। ग्रह आप पढ़ चुके, उसके बाद आपको कुछ चीज याद रखना है। जैसे जो इसमें लॉजी लगाइए, तो क्या बन जाएगा, जियोलॉजी। तो इसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन। क्या हो जाएगा, पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, ये सभी पूछता है। उसके बाद है इसमें जियो में डेसी लगा देंगे, तो हो जाएगा पृथ्वी का मापन। पृथ्वी का मापन, जियोडेसी मतलब पृथ्वी को मापना। अब उसके बाद है जियो ऑयड जोड़ देंगे, उसमें क्या जोड़ेंगे, जियो ऑयड, ऑयड जोड़ देंगे इसमें। इसका मतलब हो जाएगा
पृथ्वी के समान अनुरूप, यानी कि पृथ्वी के आकार के समान हो जाएगा तो इसको कहेंगे पृथ्वी के समान अनुरूप। पूछता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो पृथ्वी की आकृति भूआब है। ठीक है, अब भूआब का मतलब होता क्या है, आपसे कोई पूछेगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की आकृति जो है भूआब है, भूआब। और भूआब का मतलब होता है पृथ्वी के समान। इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी के समान। तो आपसे अगर कहे क्वेश्चन आए और आप कहे कि कोई पूछे कि पृथ्वी की आकृति कैसे है, तो हम लोग कहते हैं नारंगी के समान है, जेम्स जीन के अनुसार। ठीक है, तो उसके अनुसार कहते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी की आकृति पृथ्वी के समान है। आंसर क्या आ जाएगा, पृथ्वी की आकृति पृथ्वी के समान है। सुनने में आपको अजूबा लग रहा होगा, लेकिन आप इसको पढ़िए, चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी के समान है। ठीक है, भूआब है। भूआब मतलब क्या, पृथ्वी ऊपर में थोड़ा चिपटा हुआ है, जिसको क्या कहा जाता है, भूआब कहा जाता है। ठीक, अब आइए आगे। आगे हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि खगोल शास्त्री के बारे में पढ़ना है। आखिर खगोल शास्त्री किसको कहते हैं। देखिए, चैप्टर को 6 क्लास में पढ़ते हैं तो चैप्टर को आसान मत लीजिए, बहुत चीज दिया हुआ है, इतना चीज दिया हुआ कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अब आइए आगे। इसमें दिया हुआ है खगोल शास्त्री के बारे में। क्या दिया है, खगोल शास्त्री के बारे में। जो खगोलीय पिंड और उसके गति का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कहेंगे कि जो खगोलीय पिंड तथा उसके गति का, किसके, खगोलीय पिंड के गति का अध्ययन करता है, उसे खगोल शास्त्री कहते हैं। उसको क्या कहते हैं साथियों, खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री कहते हैं। और हमारे आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे, महान वैज्ञानिक थे, वो एक प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री थे। लिखेंगे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट भी एक महान खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ भी थे, वो खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने एक बात बताए, कहे थे कि जो सूर्य है ना और चंद्रमा, बोले थे कि सूर्य और चंद्र, ये पृथ्वी और चंद्रमा जो है ग्रह, सॉरी ऐसे लिखिए, ग्रह और चंद्रमा, सूर्य के
सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चमकता है। ये कौन कहे थे? ये कहे थे आर्यभट्ट साहब ने। कौन कहे थे? आर्यभट्ट साहब क्या कहे थे? जो ये चमकता है तो कैसे चमकता है? तो उसके कारण सूर्य और अब देखिए, अब हमको पढ़ना है किसके बारे में? सूर्य के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो ऐसे आप देख लीजिए, सूर्य के बारे में पढ़ना है तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसी पर लिखते हैं। ठीक है, ग्रीन से लिखते हैं। क्या है? कहता है कि सूर्य जो है सो क्या है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। क्या कहेंगे? कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। कहां स्थित है? तो सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य स्थित है। यह काफी बड़ा भी है। देख रहे हैं, बहुत बड़ा है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे यह काफी बड़ा तथा अत्यधिक गर्म है। क्या है? अत्यधिक गर्म है, गर्म भी है। ठीक है, इसके बाद क्या है? गर्म तो है, यह है सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत भी है। क्या है? सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत भी है। इसका स्रोत है ऊष्मा और प्रकाश का। सूर्य मंडल का सौर मंडल, संपूर्ण सौर मंडल में ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। उसके बाद क्या है? पृथ्वी से कितना दूर है? यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। करोड़ किलोमीटर दूर है। सोच लिए कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। और प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और 8 मिनट तब भी लगता है इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, अब इसी में देखिए क्या है कि सबसे सौर मंडल में जब है बात आ गई तो इसका सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सबसे नजदीक का ग्रह, इसके सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो जाएगा? तो वो है बुध। कौन है? बुध है। ठीक,
अब देखिए, कहता है कि सबसे नजदीक कौन है, तो बुध है। सबसे नजदीक कौन है, बुध है। अब जो है प्लेटो जो है इस ग्रह नहीं है। प्लेटो को ग्रह का दर्जा अगस्त 2006 में छीन लिया गया। क्या किया गया, छीन लिया गया, छीन लिया गया। ठीक है, 2006 में क्या किया गया कि उसका ग्रह का जो दर्जा था वो क्या किया गया, छीन लिया। अब इसको बौना ग्रह में डाल दिया है। अब आइए आगे जो है सो हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि इस पृथ्वी के बारे में आपको पढ़ना है। ये चांद है, तो पृथ्वी के बारे में क्या पढ़ना है। देख रहे हैं पृथ्वी, इसका 71% भाग जो है सो जल से घिरा हुआ, और 29% भाग क्या है। सबसे पहले ये देखिए, ये कहेंगे दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह। यहां लिखते हैं यह दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है, दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। उसके बाद जो है यह आकार में पांचवा बड़ा। लिखेंगे यह आकार में पांचवा ग्रह है। ठीक है, आकार में क्या है जी, ये पांचवा ग्रह है। इसके आकार को क्या कहा जाता है, अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े हैं। इसके आकार को भूआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूआब कहा जाता है। इसके आकार को क्या कहा जाएगा, भूआब कहा जाता है इसके आकार को। अब भूआब का अर्थ क्या होता है, पूछेगा। भूआब का अर्थ तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान आकार का। देखिए ये पृथ्वी जो है सो भूआब का मतलब पृथ्वी के समान आकार का होता है। अब पृथ्वी पर क्या खासियत है, पृथ्वी पर जल है, ठीक, वायु भी है, वायुमंडल है ऊपर, वायु भी है। जीवन जीने के लिए जल, वायु, स्थल, भोजन सब मिलता है। ये बात है। इसकी 71% भाग पर, कितना भाग पर, 71% भाग पर जल है। तो स्थल कितना परसेंट भाग पर हो जाएगा, 29% भाग पर क्या है,
स्थल है। ठीक है, उस स्थल में फिर पहाड़ है तो पठार है, बहुत से चीज है इसमें। ठीक, अब देखिए यह बहुत जल से घिरा हुआ है, तो देखिए नीला दिखाई पड़ता है, तो जल की उपस्थिति के कारण इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ऐसे कहेंगे जल की जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है जल की उपस्थिति कारण, क्योंकि नीला है ये तो नीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इतना चीज है जो आपको पृथ्वी से संबंधित याद रखना है, और पढ़ेंगे डिटेल आगे की क्लास में, लेकिन ये जो है सो इतना काफी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। आगे जो है इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है तो कुछ रोचक तथ्य जान लीजिए। इसमें क्या है कि नील आर्मस्ट्रांग जो है, नील आर्म स्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा। कदम रखा। अब पूछेगा कौन पैर रखा था, तो सबसे पहले बायां पैर रखा था। ठीक है, उसके बाद क्या है याद रखना है आपको, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति से तेज आज तक किसी चीज का गति नहीं हुआ है। ठीक है, अब इतना तेज है फिर भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट का समय लगता है। अब सोचिए इतना तेज चलता है फिर भी 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, अब आइए अब पढ़ना है चांद के बारे में। ठीक है, आपके किताब में क्या दिया हुआ है, चांद के बारे में। तो आइए देखते हैं, ये चांद का चित्र है, आसमान से लिया हुआ किसी उपग्रह से, कृत्रिम उपग्रह के जरिए ये फोटो खींचा हुआ है चांद का। तो चांद ऐसा दिखता है। ठीक है, चांद को तो आप समझिए जो इस पर कितना गाना बन चुका है। तो आइए देखिए, पढ़ते हैं चांद। तो यहां पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। किसका ग्रह है, उपग्रह। यह जो है सो उपग्रह, उपग्रह किसको कहते हैं, जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। अब आइए इसका व्यास जो है, इसका व्यास
पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। क्या है? 1/4। पृथ्वी का व्यास का 1/4 है। यह पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। उसके बाद है यह पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है। तो कितना दिन में लगाता है? तो कहेंगे यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। कितना दिन में लगाता है? तो 27 दिन में यह पृथ्वी का क्या करता है? एक चक्कर लगाता है। अब आइए तो क्या पर देखें, जो ये चांद है या क्या है? उपग्रह है। एक उपग्रह किसको कहते हैं? जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है और यह पृथ्वी से दूरी कितना है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और यह पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिन में लगाता है? तो 27 दिन में लगाता है। ठीक है। अब आइए अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है, यह जो है क्षुद्र ग्रह, यह क्षुद्र ग्रह असंख्य पिंड होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे असंख्य पिंड होते हैं। ये छोटे छोटे असंख्य पिंड होते हैं। असंख्य पिंड होते हैं। ये भी क्या करता है? जैसे ग्रह चक्कर काटता है तो ये भी सूर्य का चक्कर काटता है। तो कहेंगे यह ग्रह के भांति सूर्य का चक्कर लगाता है। क्या करता है? ग्रह के भांति सूर्य का यह चक्कर लगाता है। अब देखिए चक्कर लगाता है तो यह क्षुद्र ग्रह बना कैसे? तो यह बहुत बड़ा ग्रह को टूटने से बना है। तो कहेंगे यह ग्रह के टूटने से बना है। अब ये क्षुद्र ग्रह जो है सो देखते हैं कहां? तो बृहस्पति और किसके बीच है? मंगल के बीच। तो यहां बृहस्पति और मंगल के बीच है, यानी उसके बीच पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में यह है। अब देखिए
कुछ उल्का पिंड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? तो एक बार देख लेते हैं, अगर फिगर में उल्का पिंड का चित्र है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें उल्का पिंड का नहीं है फिगर, देख लेते हैं। ऐसे आप पढ़ लीजिए। रात में कभी कभी देखे होंगे कि रात में बहुत तेज कुछ आकाश से गिरता है, और गिरता है तो वो देखते हैं जल उठता है। तो जल जब उठता है तो वही है। क्यों जलता है? हवा के घर्षण से वो जल जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं? जो ऊपर ही जल के खत्म हो जाता है उसको उल्का कहते हैं, जो नीचे गिर जाता है उसको उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो अब आइए, उल्का पिंड कहेंगे छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। अब आप कहेंगे कि यह चक्कर लगाता है, सूर्य का क्षुद्र ग्रह भी वो सब सभी लगाता है, तो ऐसे सभी चीज सूर्य का चक्कर लगाता है। लेकिन क्या है कि ये जो है सो सूर्य भी घूमता है, आप जानते होंगे, वो भी घूमता है अपने अक्ष पर। जो कॉस्मोस ईयर जो पढ़ते हैं, 25 करोड़ वर्ष जो लगता है, उसमें घूमता सब है। तो ये क्या है? उल्का पिंड है। कभी कभी ये क्या होता है? पृथ्वी पर गिरने लगता है। कहेंगे कभी कभी यह पृथ्वी पर गिरने लगता है, और जब गिरता है तो वायु के संपर्क में, यानी कि वायु के घर्षण से, लिखेंगे गिरने के क्रम में हवा के घर्षण के कारण, घर्षण के कारण जल उठता है। क्या करता है? हवा के घर्षण के कारण कभी कभी क्या होता है? जल उठता है, और जब जलता है तो तेज चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। लिखेंगे जलकर चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। अब क्या करेगा? जब जलता है तो चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये रहा उल्का पिंड के बारे में। अब जो है सो थोड़ा चीज बचा है आपके चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे आकाश गंगा के बारे में। ये देखिए कृत्रिम उपग्रह है। ये कृत्रिम उपग्रह जो है सो मानव निर्मित होता है, और उसके बाद इसको क्या किया जाता है? रॉकेट इंजन की सहायता से कक्षा में प्रवेश कराया जाता है। कभी कभी ये गिरने भी लगता है। ये देखिए, ये देखिए, एक है आकाश गंगा, ठीक है। और ये आकाश गंगा आप समझिए कि आपका जो है सो चैप्टर का लास्ट भाग है। क्या है? ये आकाश गंगा है। तो प्राचीन समय में लोग देखते थे, क्या देखते थे कि एक नदी बह रही है प्रकाश की। तो प्रकाश की नदी बह रही है तो लोग समझते थे कि आकाश में भी गंगा है। क्या है? आकाश में गंगा है, जबकि यह क्या है? लाखों करोड़ों तारों का एक क्या है? समूह है। ठीक है, लाखों तारों का एक समूह है, जो क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है।
ठीक है। और कहेंगे यह लाखों करोड़ों तारों का समूह है। ठीक है, ये लाखों तारों का समूह है। यह जो है सो आकाश गंगा कहलाता है, जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे कहते हैं। अब कहेंगे हमारा सौरमंडल, सौरमंडल भी आकाश आकाश गंगा का भाग है। अब जानिए, ये आकाश गंगा है और आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं, फिर उसके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कई होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और सोचिए इसमें तब मानव की क्या स्थिति होगा। इस मतलब समझिए, हम लोग इसके अनुसार नैनो नैनो हेक्टो एप्टो कर दीजिए, उसका भी छोटा से छोटा हिस्सा है। हम लोग की कोई औकात नहीं है जीवन में, ठीक है ना। इसीलिए अपना समझ के और अच्छा से। अब देखिए आगे, जब यह कई ब्रह्मांड लिखते हैं, अब ब्रह्मांड जो है जब करोड़ों आकाश गंगा मिलता है तब ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो कहेंगे असंख्य आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ब्रह्मांड का क्या करता है? निर्माण करता है। निर्माण कई मिल जाएगा तब ये क्या करता है? आकाश गंगा का निर्माण करता है। अब देखिए, अगर इसको एक फिगर के माध्यम से समझेंगे तो ये तो देखिए, मान लीजिए ये है पृथ्वी, ठीक, ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी, उसके ऊपर आइए, इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा सौरमंडल। ठीक, सौरमंडल को ऐसे समझिए। सौरमंडल के बाद फिर ये जो है सो मान लीजिए पृथ्वी के बाद सौरमंडल आया, सौरमंडल के बाद आ जाएगा क्या? आकाश गंगा। ये जो है ये आकाश गंगा है, ये जी मतलब समझ लीजिए आकाश गंगा। और ये जब आगे मिलता है, ये जो है सो ब्रह्मांड है, 20 मान लीजिए ब्रह्मांड। तो समझिए हम लोग की क्या स्थिति है और पृथ्वी पर हम कितना छोटे हैं। समझ लीजिए कि इतना चीज है जो आपके किताब में दिया हुआ है। और हम अब इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, पुनः दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा वीडियो। और ये वीडियो जो है सो आपको सुबह, ये क्या कहते हैं, एनसीईआरटी का सुबह 7 बजे मिलेगा। और क्या कहते हैं, जो हिस्ट्री का है, जो हम प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे हैं, उसका वीडियो आपको शाम में 7 बजे मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।